जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है ना, और तुमने उसके यूजेस भी कुछ देखे, दो वेक्टर के बीच का एंगल्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है डॉट प्रोडक्ट में, वो सारी चीजें हमने कवर कर लिया ना। अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हिसाब से ना थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन का एक सेकेंड एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क, है ना। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। याद करो, हमने पहला एप्लीकेशन भी एक देखा और अब यहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क में अपने को क्या देखना है, ये देखो, है ना। ये जो चीज है ना, इसको हम एक इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं ना, ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। ऐसा डायग्राम जब हम न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे ना, इस चीज को क्या बोला जाता है, ये कहा जाता है इंक्लाइंड प्लेन। ये मतलब तुम समझो कि ये चीज ग्राउंड पे रखी है ना, ये ग्राउंड है नीचे और इस पे इंक्लाइंड प्लेन रखा है और ये फिक्स है। ये बताने के लिए आना ऐसे लाइंस बनाई होती है, ठीक है, इस तरीके से लाइंस कि मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड पे फिक्स है। मतलब ये जो ट्राइंगल है इसको हम इंक्लाइंड प्लेन कह रहे हैं क्योंकि एक प्लेन है बट देखो ऐसे एंगल पर है ना, इसलिए इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड मतलब एंगल पे, फिक्स मतलब वो कहीं हिल नहीं सकता। तुम इसको धक्का धक्का मारोगे ये कहीं नहीं जाएगा, तुमने फिक्स कर रखा ना, स्क्रू वगैरह लगा के कैसे भी फिक्स है। वो दिखाने के लिए ऐसे ऐसे लाइनें बनाई होती है। और ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ मास ले लेते हैं हम। मान लो ये ब्लॉक जो है ये 5 kg का है ना, 5 kg। अब यहां एक पॉइंट A है और यहां एक पॉइंट B है और मान लेते हैं ये पॉइंट C। तुम्हें क्या करना है, वो ब्लॉक A से लेकर के B पर जाना है ना। ब्लॉक को किधर जाना है, A से लेके B पे। तो यहां पे वर्क का कैलकुलेशन करेंगे हम, है ना। ये टॉपिक जनरली जब वर्क चैप्टर आता है तब मैं पढ़ाता हूं, बट मुझे लगता है कि इसको यहीं पे पढ़ाना चाहिए, है ना। जनरली तुम देखो किसी भी बुक में या किसी भी लेक्चर में जब ये पढ़ाया जाता है तो जब वर्क चैप्टर आएगा तब तुम्हें पढ़ाया जाता है ये। बट मुझे लगता है कि अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आ गया और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आ गया है तो तुम वर्क वाला ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हें यहीं पे सीखना जरूरी है। क्लियर? तो इससे तुम्हें एक्चुअल में फील आएगा कि डॉट प्रोडक्ट से क्या क्या हो सकता है ना। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ तो रहे हैं बट वो क्यों यूज किया जा रहा है। तो काम क्या है, तुम्हें इस 5 kg के ब्लॉक को पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके चलना है और तुम्हें बोला गया है कैलकुलेट, है ना। ये मान लो तुम्हारा एग्जाम्पल कैलकुलेट वर्क डन, है ना। कभी भी वर्क कैलकुलेट होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, वर्क डन बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ब्लॉक, है ना। कौन सा ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक moves from A to B। वर्क डन बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब तुमने पढ़ा ना कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, तुमने पढ़ा वर्क का फॉर्मूला होता है F.S। ठीक है, अब वर्क डन में फोर्स पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो किसका वर्क निकालना है, तो उसने बोला वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट एक वेक्टर होता है, याद करो ना, मैं तुम्हें बताया था कंपोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक देखना। ऐसे इंक्लाइन प्लेन मैंने ब्लॉक रखा था और मैंने बोला था कि इस वेट का कंपोनेंट डिवाइड करो तुम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, यहां पे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि वेट का वर्क कैलकुलेट करना मतलब फोर्स वेक्टर क्या होगा, वेट। बताओ वेट के बारे में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। मैंने तुम्हें वेट के बारे में सिखाया था कि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। इसका मतलब इसका जो वेट होगा ना, वेट का एक फॉर्मूला होता है, वेट का एक फॉर्मूला होता है ना। ये वर्क वाला W याद रखना, ये मैं वेट की बात कर रहा हूं, है ना। वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो इसका मास कितना है 5 और जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो उसने क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया कि तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, 9.8 नहीं 10 लेना है, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन हो जाएगा।
क्लियर? मुझे इस वेट के द्वारा किया गया वर्क निकालना है जब तक मैं ब्लॉक कहां से कहां जा रहा है, ए से बी। तो क्या मुझे फोर्स चाहिए? हाँ, तो फोर्स वेक्टर मिल गया मुझे। कैसा बनेगा फोर्स वेक्टर? बोलो कैसा बनेगा फोर्स वेक्टर? क्या मैं ये फोर्स वेक्टर सही बना रहा हूं? देखो ध्यान से, क्या फोर्स वेक्टर ऐसा बनेगा जो इस केस में mg के बराबर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50। क्यों बनेगा फोर्स वेक्टर ऐसा? क्योंकि इसके ऊपर जो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वेट को हम ऐसे mg की तरह लिखते हैं, हमेशा वर्टिकल। तो देखो फोर्स वेक्टर बन गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था? वो इनिशियल पोजीशन से पे उसकी पूंछ होगी, फाइनल पोजीशन पे उसका हेड होगा। तो मुझे बताओ क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इनिशियल पोजीशन ए है से लेके फाइनल पोजीशन बी तक बनेगा, और क्या उसका मैग्नीट्यूड 10 होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ऐसा बनेगा। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है ना। ये f का मैग्नीट्यूड 50 है। f वेक्टर इक्वल टू 50 मत लिखना, क्योंकि वेक्टर है तो तुम्हें उसके साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। f का मैग्नीट्यूड 50 है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 10। अच्छा भाई, ये तो मिल गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए दोनों के बीच का एंगल। मुझे बताओ क्या ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल हैं? बिल्कुल है। तो मुझे बताओ क्या यही एंगल चाहिए अपने को? देखो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल तक कितना हो गया 30, और फिर उसके नीचे 90। दैट मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स व्हेन केप्ट टेल टू टेल इज 120 डिग्रीज। पहले का मैग्नीट्यूड मिल गया, दूसरे का मिल गया, अब क्या चाहिए? अब सिर्फ क्या चाहिए? cos 120। cos 120 की वैल्यू याद करो -½ ठीक है। तो मुझे बताओ क्या वर्क है ना, क्या वर्क कैलकुलेशन F.S ना, मैं वर्क का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, अब मेरा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। वर्क विल बी F.S, मतलब F का मैग्नीट्यूड S का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। F का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन्स, S का मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स, cos 120 की वैल्यू -½ तो आया -250। और क्योंकि मास केजी में था तो वेट न्यूटन में रहा होगा। वेट एक फोर्स है ना, वेट एक फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन ही होता है। कौन लगाता है फोर्स? अर्थ लगाता है किसी भी मास पे, है ना। वो मुझ पे भी लग रहा है, तुम पे भी लग रहा है, सब पे लग रहा है वो। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया? -250 जूल्स। क्या ये बात तुम समझ पाए? पहले ये कैलकुलेशन देख लो अच्छे से ना। क्या किया हमने यहाँ पे? तुमने फोर्स, तुम्हें वर्क निकालना था तो वर्क का फॉर्मूला अपने को पता है F.S। तो तुमने क्या किया? तुमने F वेक्टर ड्रॉ किया, तुमने S वेक्टर ड्रॉ किया, दोनों के बीच का एंगल निकाला, काम खत्म। क्लियर सभी को? अभी इसका ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहीं नहीं आया, ये तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन किया मैंने। ये तो मैंने डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन किया। पहले याद करो हमने वर्क आई कैप जे कैप के कैप से निकाला था। भैया आई कैप जे कैप के कैप में नहीं है, मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, निकाल लिया हमने। अभी एप्लीकेशन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या है ये तुम्हें 2 स्लाइड के बाद और समझ में आएगा। अभी पहले एक चीज और देखो, और एग्जांपल। ये वही ब्लॉक, अब तुम्हें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है ना, ये ग्राउंड पे रखा है और ये फिक्स्ड है इंक्लाइन। अब ये बी से ए आ रहा है। पहले ये ए से बी गया था, अभी किधर से किधर जाएगा? अब ये बी से ए आ रहा है। फिर तुम्हें mg का वर्क निकालने बोला गया, निकालते हैं, क्या दिक्कत है? मुझे बताओ क्या फोर्स वेक्टर ऐसे नीचे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। mg है मेरा फोर्स वेक्टर, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 50। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? होगा 10 मीटर, बट डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, याद रखना, इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल, ए फाइनल, तो बी से ए पे बनाओगे। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ एफ और एस कैसे बने? क्या एफ वेक्टर ऐसे बना नीचे, मैग्नीट्यूड कितना 50। क्या एस वेक्टर ऐसे बना, मैग्नीट्यूड कितना 10। क्या ये एंगल मालूम है मुझे? क्या ये एंगल मालूम है मुझे? ये एंगल आएगा ना यहाँ भी,
हाँ ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। दैट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्या टेल टू टेल है? हाँ, मतलब 60 डिग्री ही एंगल है दोनों के बीच का। दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 60, है ना, एफ एस कॉस 60। एफ का मैग्नीट्यूड 50, एस का मैग्नीट्यूड 10, कॉस 60 हाफ, तो आंसर आ गया प्लस 250 जूल्स। पीछे पेज में कितना आया था? पीछे पेज में आंसर आया था माइनस 250 जूल्स, है ना, माइनस 250 जूल्स। अब आंसर कितना आ गया? प्लस 250। क्यों प्लस आया? क्योंकि अब एफ और एस के बीच में अक्यूट एंगल है, पहले एफ और एस के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल था। क्लियर सभी को ये चीज? अब तुम ध्यान से देखो ना, इन दोनों क्वेश्चन में एक्चुअल में हुआ क्या, देखो ध्यान से। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाऊंगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का शॉर्टकट हम यहां कैसे यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो महाभारत की ना, तुमने एफ बनाया, तुमने एस बनाया, और फिर तुमने क्या किया, तुमने दोनों के बीच का एंगल निकाला, उसका कॉस थीटा किया, एफ एस कॉस थीटा वैल्यू की, आंसर आया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का एप्लीकेशन ये सारे महाभारत को खत्म कर देता है, और वो बिल्कुल छोटा सा ट्रिक बताता है। मुझे बताओ क्या मैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा को F इंटू एस कॉस थीटा लिख के F इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ S, है ना, एस कॉस थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ F होगा ना। बोलो, यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने पढ़ा था ना। ए बी कॉस थीटा में बी कॉस थीटा क्या था? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एस है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट एफ के डायरेक्शन में। आओ देखते हैं, तो तुम ध्यान से देखो, एफ का दिशा क्या है? वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउन है ना, और ये तुम्हारा एस है, ये तुम्हारा क्या है? एस। तो मुझे बताओ एफ का दिशा ऐसा है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अगर एक्सटेंड कर दूं पीछे, तो क्या मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं इसके ऊपर? इस एस से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं ना इसके ऊपर? पीछे क्यों खींचना पड़ा? क्योंकि अभी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, तो एफ के ऊपर नहीं आएगा ना। एफ देखो चालू यहां से हो रहा है, पर मुझे पता है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो मैं इस एम को उठा करके यहाँ ले जा सकता हूँ, तब तो परपेंडिकुलर खींच जाएगा ना। समझ आई बात? अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहां से यहां ऐसे 90। तो मुझे बताओ अब जो S, ये S है तुम्हारा, उसका कंपोनेंट जो F की दिशा में आया, क्या वो ये लेंथ हुआ? वही लेंथ हुआ ना। क्यों? क्योंकि तुमने इसको ऐसे ऊपर उठाया और अब इसका कंपोनेंट निकाला। क्लियर सभी को ये? तो S का कंपोनेंट तुमने F वाले डायरेक्शन में निकाला ना, ये F था, ये वाली लाइन F की लाइन, तो S का कंपोनेंट F के डायरेक्शन में। और अगर तुम उसे वेक्टर के तरह से बनाओगे तो वो यहां से लेकर के यहां तक बनेगा ऐसे। मैं इस चीज को तुम्हें इस डायग्राम से अलग करके दिखाता हूं। देखो मैंने क्या किया, तुम्हारे पास एक F वेक्टर था ऐसा, और तुम्हारे पास एक S वेक्टर था ऐसा। मुझे S का कंपोनेंट चाहिए था F के डायरेक्शन में। तो अगर तुम देखो यहां से S को अगर मैं टॉर्च मारूंगा तो इधर आएगा, बट वो F के ऊपर नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जब ये एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा F और S के बीच का, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हें F को ना उठा के इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। बट अभी तुम्हें ये F वाली लाइन को उठा के पीछे ले जा रहा हूँ मैं, है ना। इसको उठा के क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे एक्सटेंड करके मानो, क्योंकि तुम इस F को यहाँ भी बना सकते हो तो चलेगा, तुम्हें मालूम है। तो बस इस लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। अब इधर से टॉर्च मारो, बोलो इधर से जब तुम टॉर्च मारोगे इधर 90 डिग्री परपेंडिकुलर गिरा ना F के ऊपर, S का परपेंडिकुलर किस पे गिरा? F वाली लाइन पे। तो यही आया ना, यही है ना कंपोनेंट, यही है ना कंपोनेंट। समझ आया सभी को? यही है कंपोनेंट, और ये मेरा थीटा। समझ आया? S का कंपोनेंट इस दिशा में। तो मुझे बताओ ये थीटा कितना है? वो उस डायग्राम से क्लियर है, तुम ध्यान से देखना। यहां पे जो एंगल है ना, यहां जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये 30 डिग्री बन रहा था, देखो अपने डायग्राम में। तो ये एंगल कितना होगा? 60। तो S का कंपोनेंट S cos 60, S cos 60 कितना होगा? S/2।
बोलो अगर ये 10 था तो ये 5 आएगा ना, ये लेंथ कितना आएगा 5। एफ कितना है 50, एफ कितना है 50। अब देखो ध्यान से, ये करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, वो तो मैं तुम्हें पहली बार समझा रहा हूं तो इसमें टाइम लग रहा है, बट तुम उस डायग्राम से फटाक से ये चीज निकाल सकते हो ना कि अगर S इस दिशा में है और F वर्टिकल है तो तुम्हें S का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि F वर्टिकल की दिशा में है तो तुम्हें S का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो अगर तुम्हें S का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो इसका मतलब एक्चुअल में तुम्हें यही लेंथ चाहिए ना, ये अगर S है तो यही है ना S का वर्टिकल कंपोनेंट, यही है इंपॉर्टेंट, जो कि एक्चुअल में इस लेंथ के बराबर है जो तुमने इस साइड बनाया है। समझ आया? तो तुम्हें बस वो लेंथ, वो हाइट चाहिए कि कितने हाइट ऊपर लेके जाना है। मेन पॉइंट ये है। S cos 60 करोगे, मुझे बताओ यहाँ पे जो भी तुमने एंगल निकाला इसी को 60 लिखा ना, ये वही 60 है ना। तो अगर यहाँ B से A तक S है तो ये B से C S cos 60 ही तो होगा, है ना। ये S और ये 60 तो ये S cos 60 हो जाएगा ना ये लेंथ। तो वो तुम इजीली तुरंत निकाल सकते हो, मतलब S/2 मतलब कितना 5। अब देखो ध्यान से, F नीचे कंपोनेंट इधर आया ना 5, ये 5 कंपोनेंट किधर आया, ऐसा आया ना 5। बोलो ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर क्या था तो 5 ऊपर 5 50 नीचे। अब बोलो 50 इंटू 5 कितना, क्यों 50 इंटू 5, क्योंकि F इंटू सीधा कॉम्पोनेंट ऑफ S करना है। F इंटू सीधा कॉम्पोनेंट ऑफ S का कॉम्पोनेंट क्या है 5, तो 5 इंटू 50 कितना 250। लेकिन दोनों के बीच में एंगल ये कितना बन रहा है 180, इसीलिए इसका आंसर -250 आया है, -250। समझ आई बात सभी को? अगर 100% नहीं आई, नेक्स्ट एग्जांपल है फिर करते हैं। ये देखो ये +250 आया, क्यों आया? यहां देखो F क्या है और S क्या है, ये S है और ये F है। तो अगर तुम S का कंपोनेंट F पे गिराओगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना यहाँ से, ये एंगल 60 है तो बोलो S cos 60 कितना आ जाएगा, बोलो फिर ये S और ये वही लेंथ, ये वही हाइट है ना, S का S cos 60। क्यों हमेशा वर्टिकल? क्योंकि mg एक ऐसा फोर्स है ना जो हमेशा वर्टिकल लगता है ना। mg एक ऐसा फोर्स है, जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो ऐसा फोर्स है जो हमेशा वर्टिकल लगता है। तो वर्क डन बाई mg या वर्क डन बाई वेट जब भी पूछेगा तो तुम्हें हमेशा डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल। अब बताओ S cos 60 की वैल्यू फिर 5 हो जाएगी ना, ये 10 ये 60, तो ये लेंथ कितना है, ये 5 ही तो है। तो 5 इंटू 50 कितना हो गया, सीधा तुम्हें क्या करना है F इंटू S cos 60। S cos 60 क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो F की दिशा में हो। तो करो 50 इंटू 5, फिर 250 आ गया। लेकिन इस बार क्या है, बॉडी नीचे डिस्प्लेस हुआ है। बॉडी किधर डिस्प्लेस हुआ है, नीचे की तरफ। तो अब F और S cos 60 का दिशा सेम है, इसलिए आंसर +250 आया, क्योंकि cos 0 1 होता है। और जब पीछे वाले आंसर में आंसर माइनस क्यों आया था, क्योंकि cos 180 -1 होता है। क्लियर? इसका अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं, क्या करना है, तुम्हें क्या याद रखना है। देखो ध्यान से, मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, कुछ भी, यहां पे तुमने एक ब्लॉक रखा है, मास m, पॉइंट A से पॉइंट B। क्लियर सभी को? ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन है। तुम्हें ये लेंथ कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ये है, ये हाइट इंपॉर्टेंट है कि m को तुम कितने ऊपर लेकर के जा रहे हो। बोलो h ऊपर लेके गए और फोर्स की वैल्यू कितनी है mg। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाई mg A से B लेके जाने में, तो तुम्हें क्या करना है, mg को सिर्फ उस वर्टिकल हाइट से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल हाइट ही डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है F की दिशा में। समझ आया? और तुम्हें डॉट प्रोडक्ट यही कहता है, वेक्टर A इंटू वेक्टर B अगर डॉट प्रोडक्ट से कर रहे हो तो क्या करना है, A इंटू B का कंपोनेंट A की दिशा में, तो ये H के बराबर है। लेकिन अभी ये ऊपर गया ना, बोलो नीचे से ऊपर गया है, तो एंगल mg और H के बीच में कितना होगा 180। तो ये होगा mg हो गया क्या, F, वर्क क्या है F इंटू S cos थीटा। ठीक है, अब mg हो गया और S cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5।
ठीक है, सॉरी h 5 नहीं, वो तो 10 था, अब ये h, लेकिन नीचे से ऊपर गया तो -1 लगाओगे आगे, मतलब -mgh। नीचे से ऊपर गया तो क्या लगेगा, -mgh। यही अगर तुम्हारे पास एक ब्लॉक होता जो B पे रखा होता और B से A लेके आते, बोलो अब डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में होता ना, लेकिन फोर्स तो इस दिशा में होता, अभी भी वर्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अभी भी क्या लेते, वर्टिकल लेते, जो फिर से h आता, लेकिन इस बार फर्क क्या पड़ता, इस बार mg और h एक ही दिशा में है, तो हम क्या लिखते कि वर्क डन बाय mg इन टेकिंग फ्रॉम B टू A, इस बार प्लस mgh आता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्या पता होना जरूरी है कि ब्लॉक कितना ऊपर या कितना नीचे गया है, बस, और कुछ पता नहीं होना चाहिए तुम्हें। अगर ऊपर गया है तो mg और h का दिशा ऑपोजिट है, तो cos 180 -1, तो वर्क के आगे नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला तुमने क्लास 10th या 9th में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से पढ़ा है। एक्चुअल में अब हम उसी को वर्क के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, ये मैं तुम्हें वर्क चैप्टर में आके समझाऊंगा, बट अभी तुम्हें क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि अगर तुम्हें मास पता है और ये हाइट मालूम है कि कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, तुम डायरेक्ट वर्क लिख सकते हो, तुम्हें बार बार वो ऐसे कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब और क्या, देखो ध्यान से, और क्या, इंक्लाइंड प्लेन, और इस बार सरफेस ऐसा है, ऐसे घूम घूम के, बड़ा भयंकर एकदम, है ना, और ये तुम्हारा फिक्स है, एंगल कितना भगवान मालिक। तुम्हारे पास एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ, मास इसका 5 kg, और मान लो ये वाली जो हाइट है तुम्हारी, लेटस से ये कुछ और लेते हैं, चलो इस बार 6 मीटर्स ले लेते हैं इसको। तुम्हें क्या करना है, इस ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय mg इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी कितना है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जा रहा है, तुम्हें ये हाइट इंपॉर्टेंट है कि ए से बी कितने ऊंचा है, कितना ऊंचा है, 6 मीटर्स। ए का जो हाइट है और बी का जो हाइट है वो कितना है, 6 मीटर्स का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी, उसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में वो तो 6 ही आएगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, स्ट्रेट, वो तो स्ट्रेट ही होगा। ये पाथ का शेप क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, है ना। तो ए बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो BC ही आएगा ना, जो कि 6 के इक्वल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। बोलो mg की वैल्यू कितनी, 50, और h की वैल्यू कितनी, 6, तो 50 इंटू 6 कितना हुआ, 300। लेकिन ये ब्लॉक किधर गया, ऊपर गया, तो इसीलिए -300। अगर यही ब्लॉक तुम्हारा B पे रखा होता, है ना, एक ब्लॉक तुम्हारा B पे रखा होता ऐसे, मान लो 5 kg का, और B से A लेके जाते, तो क्या होता, वर्क डन बाय mg B से A लेके जाने में mg की वैल्यू 50, h की वैल्यू 6, बट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वो प्लस 300 जूल हो जाता। क्या तुमने बात पकड़ ली ज्योमेट्रिकल? देखो डायग्राम देखते हैं, हम आंसर बता रहे हैं, है ना, डायग्राम देख रहे हैं, सीधा माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, फर्क सिर्फ किससे पड़ रहा है, कितने हाइट ऊपर गया है, कितना हाइट नीचे गया। क्लियर सभी को ये? क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट का मतलब हाइट ही होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। अगर ये s है, अगर यहाँ से यहाँ लेंथ s है पूरा, तो ये जो लेंथ है ये s cos थीटा ही आएगा, है ना, क्योंकि ये थीटा में पता है, तो ये s, तो ये लेंथ s cos थीटा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर सभी को? तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वर्क का, ठीक है। आओ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट की। कुछ तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और समझना कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कवर हो गई हैं, कुछ और हैं, कुछ वर्ड्स बुक के वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, तो मैं उसे समझा रहा हूँ तुम्हें ना। कभी तुमने बुक में कहीं पढ़ा ऐसा लिखा हुआ, क्लियर, तो उसका मीनिंग क्या है वो एग्जैक्टली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं ना? क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा।
तो ये चीज़ मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस थीटा मैक्सिमम है, क्योंकि ए और बी तो मैग्नीट्यूड है बट थीटा अलग अलग हो सकता है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। वो कब होती है जब थीटा कितना होता है 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। थीटा 0 मतलब वेक्टर्स क्या पैरेलल, और वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू बी। क्यों? क्योंकि उस वक्त कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसलिए ए बी मैक्स है ना, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू ए बी। क्लियर सभी को? बहुत सिंपल छोटा सा पॉइंट। सेकेंड, इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिशेस, मतलब अगर तुम स्केलर प्रोडक्ट करते हो दो नॉन जीरो वेक्टर का, मतलब वो वेक्टर खुद जीरो नहीं, उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो वैल्यू अगर जीरो आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, वेक्टर वैनिशेस मतलब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वैनिशेस मतलब डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर जीरो आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया, वही बात यहाँ लिखी हुई है बस। ठीक है, थर्ड पॉइंट फटाफट कवर करते हैं, इसे छोटे छोटे पॉइंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट कोई नई चीज आएगी तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। किसी वेक्टर को उसी से डॉट, मतलब ए डॉट ए कर दिया तुमने, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो वो क्या हो जाता है, वो ए स्क्वायर हो जाता है। क्यों? बोलो, ए डॉट ए इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा होगा ना। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा था, तो ए डॉट ए क्या होगा ए इंटू कॉस थीटा। अब मुझे बताओ ए इंटू ए क्या हुआ ए स्क्वायर, और ये थीटा क्या होगा वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए तो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे ना, जीरो ही एंगल होगा ना उनके बीच का, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर दोनों सेम ही है। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या 1, तो इसीलिए ए डॉट ए क्या हो जाता है ए स्क्वायर। क्लियर सभी को? बस अब ये क्या लिखा है ए डॉट ए का रूट है ना, क्योंकि ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर का रूट ए ही होगा ना, तो ये ऐसे ही उसने फालतू में लिख दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप, ये कहाँ से आया सर? एन कैप का मतलब क्या है, कोई भी यूनिट वेक्टर के ऊपर टोपी लगाते हो ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर का एन कैप। जब एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा तो एन की जगह आई आ जाएगा, वाई का होगा तो जे आ जाएगा, जेड का होगा तो के आ जाएगा, ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा तो ए आ जाएगा, बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा तो बी आ जाएगा। यही उसको जनरल वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एन कैप मतलब वो यूनिट वेक्टर है बस। ठीक है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एफ फोर्स का ये सिंबल है, वेलोसिटी का ये सिंबल है, उसी तरह यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है एन। समझ आया? तो क्या कह रहा है, एन डॉट एन है ना, किसी भी यूनिट वेक्टर को उसे खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, बोलो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरा एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ना ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो ए पहला एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों यूनिट वेक्टर सेम है तो दोनों पैरेलल ही होंगे। दो वेक्टर अगर सेम है, दोनों सेम एन कैप है ना, मतलब अगर दोनों आई कैप है तो दोनों डायरेक्शन एक्स का ही डायरेक्शन होगा ना, 1 इंटू 1, तो दोनों वेक्टर कैसे हैं पैरेलल। तो और कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 मतलब एक यूनिट वेक्टर को उससे खुद से डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो हमेशा 1 आएगा। ये ऊपर वाले फॉर्मूले से सेम है। बोलो ए स्क्वायर था ना, वेयर ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 स्क्वायर 1 होगा ना, वही 1 हो गया। तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। क्लियर सभी को ये? अच्छा, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अब ऑर्थोगोनल क्या है सर? ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। समझ आया? तो आई जे के, तो आई डॉट जे करो चाहे जे डॉट के करो चाहे के डॉट आई करो, हमेशा वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। ये मैंने कवर कर लिया। नीचे क्या लिखा है, अगर तुम यहाँ पे ना आई कैप इन्हें पीछे लिखना चाहिए था, ए एक्स आई कैप प्लस ए, यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, ये एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट है वेक्टर ए के। बी एक्स बी वाई बी जेड क्या है, ये एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट है वेक्टर बी का। तो जब तुम ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते हो, मैंने तुम्हें क्या बताया, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाले को जे कैप से, और के कैप वाले कॉम्पोनेंट को के कैप से। तो बोलो ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा ये पहला टर्म, ए वाई इंटू बी वाई हो जाएगा दूसरा टर्म, ए जेड इंटू बी जेड हो जाएगा तीसरा टर्म। वही इसने यहाँ पे बता रखा है। क्लियर सभी को ये चीज़? बस इसका ये हमने क्लास में ऑलरेडी कर लिया है ना ये प्रॉपर्टी, मतलब आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से। क्यों ऐसा? इसी रीजन से ना, यही तो रीजन था, क्योंकि आई को जे से करोगे तो वो 0 है, जे को के से करोगे 0, आई को के से करोगे 0, वो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम दैट इज 0। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया ना यहाँ पे, तो ये दोबारा से आ गई प्रॉपर्टी, तो ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर सभी को? तो ये दोबारा नोट नहीं करना, बाई चांस गलती से आ गई ये प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ये नया है, नाम नया है इसका, एक्चुअल में है कुछ भी नहीं। इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है? जैसे सिंपल अलजेब्रा में तुम 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात सेम है ना। तो ये कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है, तुम a डॉट बी लिखो या b डॉट ए लिखो, बात सेम है। क्यों? क्योंकि a डॉट बी क्या होगा, वो ए बी कॉस थीटा होगा, और b डॉट ए क्या होगा, वो बी ए कॉस थीटा होगा। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना, थीटा वही रह गया, सिर्फ a पहले लिख दिया, b बाद में लिख दिया, एक ही बात है, इसलिए दोनों क्या है, सेम। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज कम्यूटेटिव। इसका नाम है ना, नाम तुम्हें याद नहीं भी रहे तो चलेगा। क्लियर? कम्यूटेटिव क्या होता है, नाम रखने की जरूरत नहीं। a डॉट बी और b डॉट ए एक ही होते हैं, ये बस समझ के रखो। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल अलजेब्रा में अगर तुम ऐसा करो ना, x इंटू वाई प्लस जेड, तो इसको ब्रैकेट ओपन करके क्या करोगे, एक्स वाई प्लस एक्स जेड करोगे ना। तो वही कह रहा है ऐसा डॉट प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। अगर a डॉट बी प्लस सी है तो ब्रैकेट ओपन करके a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर सभी को? जस्ट नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ आई बात? तो ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट के कुछ। क्लियर? अब डॉट प्रोडक्ट में हमने बहुत अंदर डीपली पढ़ लिया, ठीक है, और बहुत हमने अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। वर्क का कैलकुलेशन हमने आज देखा कि वर्क में mg में, अगर जब भी mg का वर्क निकालना, हमेशा वेट के वर्क में ऐसा होगा, है ना। मैंने तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ वर्क पढ़ाया, बट वो जो एक स्पेशल केस करा है, हमने हमेशा वेट का वर्क निकाला, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी बॉडी के वेट का वर्क कैलकुलेट करना होता है तो तुम्हें सिर्फ हाइट से मतलब होता है। समझ आ गई बात? सिर्फ हाइट से, क्यों, कितना ऊपर या कितना नीचे गया। समझ आया? अगर वो ऊपर गया तो वर्क नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। बॉडी नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, वेट का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। क्लियर? तो वेट हमेशा नीचे है, तो जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आया और फोर्स भी नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 1। लेकिन अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेट तो नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। और तुम्हें सिर्फ क्या पता होना है? सिर्फ हाइट पता होना है। क्लियर सभी को? ये चीज़ समझ आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ना उसका एक अच्छा एग्जांपल और देता हूँ, तुम्हें अगर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो देखो। जैसे मान लो अभी ये जो हमारा रिकॉर्डिंग रूम है ना, ये हमारे स्कूल का बिल्डिंग है और ये नीचे ग्राउंड है। मान लो ये मेरा रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं क्या किया, मैं इधर से गेट से एंटर किया स्कूल के, मैंने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी, 1 फ्लोर 2 फ्लोर, ऐसे 2 फ्लोर तक मैं आया, है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ बनी थी, मैं सीढ़ियों पे चढ़ करके आया। ठीक है, तो जब तक मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, है ना, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरा कुछ ना कुछ वेट होगा mg, है ना। कुछ ना कुछ का तुम बोलोगे सर बहुत ज़्यादा ही होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट अस से मेरा वेट है 75 kg, तो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 हो जाएगा ना। मास 75 और g कितना, 10, तो 75 न्यूटन मेरा वेट हो गया। अब मैं ऐसे घोड़ा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेरा जो रिकॉर्डिंग रूम है ये कितनी हाइट पर है ग्राउंड से। मान लेते हैं ये भले ही सीढ़ियाँ में कैसे भी गया, मैं ऐसे आया फिर ऐसे आया, बट मैं हाइट कितना ऊपर आया, मान लेते हैं लेटर से ये 10 मीटर ऊपर है। तो नीचे से ऊपर आने में रिकॉर्डिंग रूम तक जो मेरे mg का वर्क हुआ वो सीधा 750 इंटू 10 7500 विथ अ माइनस साइन हुआ जूल्स। क्लियर सभी को? अगर मैं जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर ये ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर है और मैं ऊपर जो चढ़ा, ऐसे ऐसे कैसे भी चढ़ा, इधर से लाइब्रेरी गया, उधर गया, खाना खाया, कुछ भी किया, ठीक है ना, घूमा फिरा, बट मैं कितना ऊपर आया, 10 मीटर, वो इंपॉर्टेंट है। तो mg नीचे 750, उठा में ऊपर 10, मल्टीप्लीकेशन कितना 7500, बट वर्क नेगेटिव। क्यों?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। जब मैं वापस नीचे जाऊंगा तो उसमें mg का वर्क कितना होगा, वो प्लस 7500 होगा। अब बात पकड़ में आ गई सभी को। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।